नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चौथा भाग। पिछले भाग में आपने सुना छोटी जाति और उच्च जातियों के बीच के विवाद को राजा के सामने लाया गया। बिठूर से तात्या दीक्षित और युवक तात्या विवाह संबंधी तैयारियों के लिए झांसी आए। उस झगड़े की पेशी वाले दिन युवक तात्या दरबार में गए तो उनकी पसंदीदा लोहे की फ्रांसीसी टोपी पहनकर। दरबार में गंगाधर राव ने उनके टोप को लेकर उत्सुकता दिखाई और उन्हें इसी के चलते नाम दिया गया टोपे। रात में टोपे ने राजा की नाटकशाला में नृत्य और अभिनय देखा। पेशी के बाद उसी रात जब छोटी शास्त्री से मिलने आई तो किसी ने बाहर से दरवाजे की सांकल लगा दी, जिसके कारण छोटी को खपरेल से कूदकर भागना पड़ा। भागने से पहले वह कुछ पुराने और कुछ नए जनेऊ शास्त्री से ले गई। राजा के पास शास्त्री और छोटी का किस्सा ले जाया गया। छोटी ने वे जनेऊ यह कहकर राजा को दिखाए कि कैसे कितने व्यक्तियों ने उसे ये जनेऊ दे दिए। राजा ने स्थिति और शास्त्री की चालाकी भांपकर छोटी और शास्त्री दोनों को ही देश निकाला दे दिया। उधर तात्या टोपे ने एक भवन तय किया जहां मोरोपंत और मनु के ठहरने की व्यवस्था की गई और बिठूर चले गए, जहां उन्होंने नाना राव साहब और मनु के झांसी को लेकर उत्सुकता पूर्वक किए गए सवालों के जवाब बड़े धैर्य से दिए। बाजीराव के कहने पर तात्या मोरोपंत और मनु के साथ कुछ दिन के लिए झांसी आकर रहने के लिए तैयार हो गया। अब आगे हुआ। झांसी के मेहमानों के चले जाने के कुछ दिन उपरांत मोरोपंत, तात्या इत्यादि मनु को लेकर झांसी आ गए। विवाह का मुहूर्त सीधा जा चुका था। धूमधाम के साथ तैयारियां होने लगी। नगर वाले गणेश मंदिर में सीमंती, वर पूजा इत्यादि रीतियां पूरी की गई। राजा गंगाधर राव घोड़े पर बैठकर गणेश मंदिर गए। उस दिन मनुबाई ने पहले पहल गंगाधर राव को देखा। गंगाधर राव का मुख सौंदर्य अब भी वैसा ही था। आंखों का तेज लाल डोरों के कारण आकर्षक कम, भयानक ज्यादा मालूम होता था। पेट कुछ बढ़ा हुआ परंतु भद्दा नहीं लगता था। रंग सांवलापन लिए हुए, सारी देह एक बलवान पुरुष की। मनु का ध्यान शरीर के इन अंगों पर एकाध क्षण ठहर कर उनके सवारी के ढंग पर जा अटका। वह मुस्कुराई। अपने सम्मति प्रकट करने के लिए आसपास लड़कियों में किसी उपयुक्त पात्र को मन ही मन ढूंढने लगी। उसी समय मनु ने सोचा, यदि इस घड़ी नाना या राव यहाँ होते तो उनको सब बातें सुनाती, समझाती। राजा गंगाधर राव धीरे धीरे, रुकते रुकते गणेश मंदिर की ओर जा रहे थे। नगर के निवासी प्रणाम करते जाते थे और वे मुस्कुरा मुस्कुरा कर प्रणाम का जवाब देते जाते थे। यकायक मनु के सामने एक मराठा कन्या आई। आयु 15 से कुछ ऊपर, शरीर छरहरा, रंग हल्का सांवला, चेहरा जरा लंबा, आंखें बड़ी, नाक सीधी, ललाट प्रशस्त और उजला। जैसे ही वह मनु के पास आई, उसने आंखें नीची करके आदर पूर्वक प्रणाम किया। मनु को ऐसा लगा मानो वह पहले से परिचित हो। उससे बात करने की तुरंत इच्छा उमड़ी। बोली, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, आपकी दासी, सुंदर मेरा नाम है। मेरी दासी? कैसे? आप हमारी महारानी हैं। मैं सेवा में रहूंगी। आपकी दासी होकर अपना भाग्य बढ़ाऊंगी। मेरी दासी कोई भी ना हो सकेगी, मेरी सहेली होकर रहोगी। मनु ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। वह झिझकी। मनु ने उसका हाथ ढीला करके पूछा, तुम क्या सचमुच सदा मेरे पास रहोगी? सदा सरकार, सुंदर ने उत्तर दिया। हम 16 दासियां आपकी सेवा में रहा करेंगी। मनु को हंसी आई, परंतु उसने रोक ली। गंगाधर राव की सवारी अब भी सामने थी। मनु ने धीरे से सुंदर से कहा, तुम घोड़े पर चढ़ना जानती हो?
थोड़ा सा। दौड़ना खूब जानती हूँ। कोस भर दौड़ जाऊंगी और हाफ ना आएगी। धीरे धीरे जाने वाले घोड़े को भी यह जांग से कसे जा रहे हैं। गंगाधर राव की ओर संकेत करके मनु ने कहा। सुंदर ने चकित होकर पूछा, आपने कैसे जाना सरकार? मनु हंसी। दांतों की सफेदी चेहरे के निखरे गोरे रंग से होड़ लगाने लगी। मनु ने कहा, तुम हथियार चलाना जानती हो सुंदर? नहीं सीखा सरकार। इतने में गंगाधर राव की सवारी आगे बढ़ गई। 2 लड़कियां और मनु के निकट आई। सुंदर की ही उम्र की एक दूसरी लगभग 14 वर्ष की। उन्होंने भी सिर झुकाकर प्रणाम किया। सुंदर ने परिचय दिया। इसका नाम मुंदर है और इसका काशी। मेरी तरह ये भी आपकी दासियां हैं। मनु ने बिना किसी प्रयत्न से कहा, मेरी सहेलियां बनकर रहोगी, दासी मेरी कोई भी न होगी। वे दोनों हर्ष के मारे फूल गईं। काशी जरा छोटे कद की और सुगठित शरीर वाली, मुंदर छरहरे शरीर की और जरा लंबी। मुंदर और काशी दोनों गौर वर्ण की। मुंदर का चेहरा बिल्कुल गोल, आंखें सुंदर से कुछ ही छोटी परंतु चंचल और तेज। काशी की कुछ बड़ी और स्थिर। मनु ने तीनों से अलग अलग प्रश्न किए। तुम लोग कौन हो? कुणबी, तीनों ने उत्तर दिया। झांसी में कब आए? पुरखे आए थे। झांसी के आसपास घूमी हो? बहुत कम। घोड़े पर चढ़ना जानती हो? थोड़ा थोड़ा। हथियार चलाना? सुंदर तो पहले ही बता चुकी थी। मुंदर ने तलवार चलाना सीखा था और काशी ने बंदूक। मनु को जानकर अच्छा लगा। बोली, मैं तुम लोगों को घोड़े पर चढ़ना सिखाऊंगी और हथियार चलाना भी। मलखंभ जानती हो? वे तीनों सिर नीचा करके मुस्कुराईं, सिर हिला दिए। नहीं जानती। गाना बजाना जानती हो? मनु ने बहुत सूक्ष्म चुटकी लेते हुए कहा। सुंदर बोली, वह तो हम तीनों जानती हैं। हम लोग जब सरकार की मर्जी होगी सुनावेंगी। मनु ने कहा, जब इच्छा होगी सुनूंगी, परंतु मुझको उसका शौक कुछ कम है। वह अच्छा है, किंतु घुड़सवारी, हथियार चलाना, मलखम्भ, कुश्ती, प्राचीन गाथाओं का श्रवण, ये सब मुझको अधिक भाते हैं। कुश्ती? सुंदर ने अपने बड़े नेत्रों को जरा घुमाकर आश्चर्य प्रकट किया। मनु के होठों पर सहज मुस्कुराहट आई। हाँ, कुश्ती भी। यह बहुत आवश्यक है। फिर किसी समय बताऊंगी, अभी अवसर नहीं है। इतने में कुछ और स्त्रियां पास आने को हुईं, परंतु कुछ दूर ठिठक गईं। मनु ने उनको उस समय अपने पास बुला लेने की जरूरत नहीं समझी। मनु कहती गई, पुरुषों को पुरुषार्थ सिखाने के लिए स्त्रियों को मलखम्भ, कुश्ती इत्यादि सीखना ही चाहिए। खूब तेज दौड़ना भी। नाचने गाने से भी स्त्रियों का स्वास्थ्य सुधरता है, परंतु अपने को मोहक बना लेना ही स्त्री का समग्र कर्तव्य नहीं है। 14 वर्ष की मनु अपने से अधिक वय वाली लड़कियों से जो कह गई, वह पास ठिठकी हुई उन स्त्रियों ने भी सुन लिया। मुंदर, सुंदर और काशी यह सब सुनकर जरा झेंपी। उनकी मुस्कुराहट चली गई, परंतु मनु अब भी मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कुराहट उन लड़कियों को, उन स्त्रियों को जीवन के कोष में से कुछ दे सा रही थी। उन लड़कियों का सहमा हुआ जी शीघ्र ही लहलहा गया। अन्य लड़कियों को तथा स्त्रियों को भी मनु ने अपने निकट बुला लिया। ये स्त्रियां उन तीनों लड़कियों की अपेक्षा अधिक सहमी हुई थीं। मनु ने उनको अपना मन खोलने के लिए उत्साहित किया। स्त्रियों की ओर से प्रस्ताव, गायन इत्यादि द्वारा अपने हर्ष को प्रदर्शित करने का हुआ। उसने बिना किसी विशेष उत्साह के स्वीकार किया। जो और लड़कियां उन स्त्रियों के साथ थीं, उनके विषय में मनु ने प्रश्न किए। वे सब दासियों के रूप में मनु के पास रहने के लिए नियुक्त कर दी गई थी, क्योंकि विवाह का मुहूर्त आ रहा था। उसके बाद भी उनको मनु के पास ही रहना था। ये लड़कियां अब्राह्मण जातियों में से रूप, रस इत्यादि के पैमाने से तौलकर चुनी जाती थीं और उनको आजन्म अपनी रानी के साथ कुमारी होकर रहना पड़ता था। यदि वे विवाह कर लेती
तो उनको महल की नौकरी छोड़नी पड़ती थी। दहेज में दासियों और दासों का देना महाराष्ट्र में नहीं था। शायद राजपुताने के कुछ रजवाड़ों से वहां पहुंचा हो। शायद इसका प्रारंभ भिक्षुणी और देवदासी प्रथा से निसृत हुआ हो। इन दासियों के जीवन कितने कौतूहलों और कितने कोलाहलों से भरे रहते होंगे तथा इनके जीवन कितने दुखांत होते होंगे, उसकी कल्पना की जा सकती है। इनको जन्म देने वाले लगभग इसी प्रकार के माता पिता केवल धन लोभ से इनको महलों के सुपुर्द कर देते थे। फिर या तो वे सौंदर्य के जमाने में राजा के विलास की सामग्री बनी रहती थीं, या जीवन के स्वाभाविक मार्ग पर जाकर महल से अलग हो जाती थीं। मनु ने दासियों के इस चित्र की कल्पना की। उसने अपनी उसी सहज मुस्कुराहट से कहा, मैं तुमको दासियां बनाकर नहीं रखूंगी, तुम मेरी सखी सहेली बनोगी, केवल एक यही शर्त है। मनु ने अपने विशाल नेत्रों की दृष्टि को उन पर बिखेरा। बोली, जानती हो क्या? उन सब ने नहीं के सिर हिलाए। मनु ने कहा, जो मेरे साथ रहना चाहे उसको घोड़े की सवारी अच्छी तरह आनी चाहिए। तलवार, बंदूक, बर्छी, छुरी, कटार, तीर, तमंचा इत्यादि का चलाना अच्छी तरह चलाना सीखना पड़ेगा। दोनों हाथों से हथियार चलाना सीख जाएं तो और भी अच्छा। पुरुषों जैसे काम सीखने की बात सुनते ही स्त्रियों के चेहरों पर लाज की हल्की लाली दौड़ गई, परंतु मन के हर्ष और उत्साह ने लाज को दबा लिया। काशी ने स्थिर दृष्टि और स्थिर स्वर में कहा, हम लोगों को जो कुछ सिखाया गया है उतना ही हम जानती हैं। अब जो कुछ सरकार की आज्ञा होगी उसको हम लोग जी लगाकर दृढ़ता के साथ सीखेंगी। परंतु कुश्ती और मलखंब कौन सिखलावेगा? मनु ने तुरंत बताया, जितना मैं जानती हूं मैं सिखाऊंगी। बाकी बिठूर के प्रसिद्ध आचार्य बालागुरु, उनको यहां बुला लूंगी। बालागुरु का नाम सुनते ही लड़कियां शर्मा गईं और उनसे बड़ी उम्र की स्त्रियां हंस पड़ी। उस हंसी पर मनु के मन में क्षोभ उठा, परंतु मनु ने उसको नियंत्रित कर लिया। फिर उसी मुस्कुराहट के साथ बोली, बालागुरु देवता हैं और ना भी हों तो तुमको क्या डर? स्त्रियां दृढ़ता का कवच पहने तो फिर संसार में ऐसा पुरुष कोई हो ही नहीं सकता जो उनको लूट ले। बालागुरु के साथ लड़कर कुश्ती सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह बताया भर करेंगे। अखाड़े में उतरकर मैं सिखाऊंगी। गणेश मंदिर पास ही था। वाद्य बज रहे थे, उनमें होकर कभी कभी मीठी शहनाई की चहक भी सुनाई पड़ जाती थी। स्त्रियां मनु से श्रृंगार रस की बातें करने आई थी, अपने आदर के झरोके में होकर। मनु के मन की धारा गंगाधर राव की सवारी, बाजों गाजों और झांसी निवासियों के हर्षोन्माद से संघर्ष पाकर दूसरी ओर चली गई थी। सब स्त्रियां लड़कियां भी अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण पहने हुए थीं। केश खूब संवारे गए थे और उनमें रंग बिरंगे एवं सुगंधित फूल गूंथे गए थे। मनु के केशों में भी फूल थे। मनु ने हंसकर कहा, तुम लोग यदि कुश्ती सीखने के लिए इसी समय अखाड़े में उतरो तो क्या हो? सुंदर मुस्कुराकर बोली, तो इन फूलों से सारा अखाड़ा भर जाएगा। मनु ने हंसकर कहा, और तुम्हारे बालों में अखाड़े की मिट्टी भर जाएगी। वे सब खिलखिला पड़ी। मनु बोली, परंतु वह मिट्टी तुम्हारे केशों पर इन फूलों से कहीं अधिक सुहावनी लगेगी। मुंदर बोली, सरकार बालों की शोभा मिट्टी से? मनु ने मुंदर का कंधा हिलाकर कहा, ये फूल कहां से आए? कहां जाएंगे? ये क्या मिट्टी से बढ़कर हैं? मनु की बात में अपनी दादियों से सुनी हुई संसार की अस्थिरता की झाई सुनकर वे सहम गई। मनु समझ गई, बोली, नहीं, फूलों से नाता बनाए रखो, परंतु मिट्टी से संबंध तोड़कर नहीं। स्त्रियों के मन पर एक दार्शनिक झकोर ठोकर दे गई। उन्होंने ऊंचे स्वर में हाँ हाँ कही, परंतु आंखों में ऐसा जान पड़ता था मानो उनका आनंद कहीं भाग गया। उन्हें अपनी असंगत अवस्था में क्लेश होने लगा, मानो मनु ने उनके फूलों की भर्त्सना की हो और उनके आदर का अपमान। मनु ने उन स्त्रियों से कहा,
तुम गणेश मंदिर में जाकर देखो क्या होता है। मैं तब तक इन तीनों से बात करती हूँ। परंतु एक बात सुनती जाओ, मुझको तुम्हारे फूल बहुत अच्छे लगे, इनको फेंक मत देना। इस बात पर प्रसन्न होकर वे सब चली गईं। केवल सुंदर, मुंदर और काशी रह गई। मनु बोली, मैं सुनती हूँ झांसी के लोग फूलों को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा है, मुझको भी पसंद है, परंतु क्या दुबले पतले घोड़े पर सोने चांदी का जीन अच्छा लगता है? सुंदर ने उमंग के साथ तुरंत कहा, सरकार, मैं आपकी बात अब समझी। सीमंती आदि की प्रथाएं पूरी होने के उपरांत गणेश मंदिर में गायन, वादन एवं नृत्य हुए और एक दिन विवाह का भी मुहूर्त आया। विवाह के उत्सव पर आसपास के राजा भी आए। कोठी कुआं वाले भवन में भांवर पड़ने को थीं। बाहर गायन, वादन और नृत्य हो रहा था। सामने वाले मकान में मोतीबाई, जूहीबाई इत्यादि अभिनेत्रियां झरोखों के पीछे वस्त्राभूषणों और पुष्पों से लदी बैठी थीं। एक सरदार सोने के वर्कों से लिपटे पान और बढ़िया इत्र लिए आए। उन्होंने कहा कि भांवर शुरू हो गई। उसी समय भीतर एक घटना हुई। पुरोहित ने मनुबाई की गांठ गंगाधर राव से जोड़ने के लिए चादर और वधू की साड़ी के छोर हाथ में पकड़े। वृद्धावस्था के कारण हाथ कांप रहा था। गांठ लगाने में जरा सा विलंब हुआ। गांठ अच्छी तरह नहीं बंध पा रही थी। बार बार हाथ कांप जाता था। मनु ने सोचा, मैं ही क्यों ना इसे बांध दूं, परंतु उसने विचार को नियंत्रित कर लिया। गांठ तो पुरोहित ने बांध ली, लेकिन वह कांपते हुए हाथों से गांठ का फंदा कसने में कुछ क्षणों का विलंब कर रहे थे। मनु से न रहा गया। बिना मुस्कुराहट के और दृढ़ स्वर में बोली, ऐसी बांधिए कि कभी छूटे नहीं। गंगाधर राव सिकुड़ गए। मोरोपंत मन ही मन क्षुब्ध हुए, होंठ सिकोड़ लिए, परंतु पुरोहित खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके पास खड़े सभी स्त्री पुरुष हंस पड़े, कहे कहे लग गए। मनु पुलकित हो गई। आंखें नीची करके उसने थोड़ा सा मुस्कुरा भर दिया। इस कहे कहे की आवाज बाहर पहुंची और मनु की कही हुई बात भी वहां भी कहे कहे लगे। चारों ओर उस वाक्य की चर्चा हो उठी। सामने वाले मकान में भी समाचार पहुंचा। जूही ने कहा, मैं तो नाचना चाहती हूँ, ऐसे अवसर पर चुपचाप बैठे बैठे थक गई हूँ। इतनी खुशी के समय भी ना नाचें तो कब नाचेंगे? मोतीबाई में बाहरी गंभीरता थी, परंतु मन आह्लाद में फुदक रहा था। बोली, नाचो, कोई हर्ज नहीं। मैं भी नाचना चाहती हूँ, परंतु घुंघरू बांध कर नहीं। बाहर बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, शोरगुल सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जूही बोली, तबला घुंघरू हमको कुछ नहीं चाहिए, शोरगुल ना होगा। इस पर भी महाराज अगर कुछ कहेंगे तो मैं भुगत लूंगी, आखिर नाटक होगा ही। हम लोग रंगशाला में नाचेंगे और गावेंगे ही। राजे महाराजे नाटकशाला में पास से सब कुछ देखेंगे ही। मैं नहीं मानूंगी। उन दोनों ने मनमाना नृत्य किया और नर्तकियों ने ताल दिया। थोड़ी देर में भांवर की रस्म पूरी हो गई। अन्य रस्मों के पूरा होने पर गंगाधर राव वर की सज धज में पावड़ों पर फूलों और चावलों की वर्षा में बाहर आए। सबने ताजीम दी। गाना बजाना थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। गंगाधर राव एक ऊंची मसनद पर जा बैठे और इधर उधर बारीकी के साथ देखने लगे कि मनु के वाक्य का असर भद्देपन की किस हद तक हुआ है। उनकी आंखें कहीं जम नहीं रही थी। आंखों के लाल डोरों में रौब की जगह संकोच ने पकड़ ली थी। वहां के उपस्थित लोगों के जी में वही वाक्य बार बार और जोर से चक्कर काट रहा था। आंखें सबकी गंगाधर राव के दूल्हा वेश पर जा रही थी और मन के मना करने पर भी आंखें उसी वाक्य को दोहरा रही थी। उस मकान की झरप के भीतर का नृत्य बंद हो गया था। उन अभिनेत्रियों के होठों पर वही वाक्य था। जूही ने धीरे से मोतीबाई से कहा, असली राजा तो झांसी को अब मिला बाई जी। मोतीबाई ने आंखें तरेर कर जूही का हाथ दबाया। राजा सुनेंगे तो गर्दन काट कर फिकवा देंगे, खबरदार। मैंने तो आपसे कहा, आपसे हाथ जोड़ती हूँ, किसी को मेरी बात मालूम ना होने पावे। फिर ये सब झरपों के पास खड़ी होकर जो कुछ दूसरी ओर हो रहा था
देखने सुनने लगी। गंगाधर विजय बहादुर से बोले, आपने मुगल खां का ध्रुवपद सुना? विजय बहादुर ने कहा, पहले भी सुना है, इनकी होरी भी सुनी है, परंतु दुर्गा का नाच मुझको बहुत भाया। मुगल खां की आंख बदल पड़ी, परंतु उसने सिर नीचा कर लिया। गंगाधर राव ने देख लिया। वे बोले, मुगल खां ताव खाने पर बहुत अच्छा गाता है, अब सुनिएगा। इसके ध्रुवपद का मुकाबला कहीं है ही नहीं। नृत्य अपनी जगह अच्छा है, परंतु मुगल खां का ध्रुवपद राजा है और दुर्गाबाई का नाच उसका चाकर। मुगल खां हर्ष के मारे फूल गया, आंखों में आंसू छलक आए। उनको जल्दी पहुंचकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, श्रीमंत सरकार का हुक्म हो तो लखनऊ वाली बात सुना दूं। मनु के उस वाक्य से गंगाधर राव को छुटकारा नहीं मिल रहा था। उनको विश्वास था कि उपस्थित लोग भी उसमें उसी प्रकार उलझे होंगे। प्रतिघात से उमंग की एक लहर उठी और उन्होंने मुगल खां से कहा, महाराजा साहब को जरूर सुनाओ और फिर गाओ, बैठकर सुनाओ। मुगल खां की बात सुनने के लिए वहां सन्नाटा छा गया। मुगल खां ने कहा, सरकार, मैं गाने के लिए लखनऊ गया। वहां के गवैयों ने सलाह कर डाली कि मैं नवाब साहब के सामने पहुंच ही न पाऊं। इसलिए उन्होंने कहा, पहले हमको सुनाओ, समझेंगे कि उस्ताद हो तो नवाब साहब के सामने पेश कर देंगे, वरना अपने वनखड़ को वापस चली जाना। मैं अपने देश के कपड़े पहने था। पहले तो उसका मजाक उड़ाया गया, बुंदेलखंडी है, क्या उल जरूल साफा बांधे है, जूते आपके माशा अल्लाह, दाढ़ी बुंदेलखंड के रीछों जैसी, बातचीत जंगलियों सी, बर्ताव ठीक भेड़ियों का, इत्यादि सुनते सुनते कलेजा पक गया। फिर मैंने गाया। जो कुछ गाने के बाद हुआ उसको मैं कह नहीं सकता। गंगाधर राव उत्साह के साथ बोले, मैं बतलाता हूं महाराजा साहब। जब उस्ताद ने आठों अंग सहित ध्रुवपद गाया तब सच्चे स्वरों की वर्षा हो उठी। निंदा करने वाले उसमें बह गए। उस्ताद के उन लोगों ने पैर छुए और इनको नवाब साहब के सामने पेश किया। नवाब साहब स्वयं संगीत के बड़े जानकार हैं। उस्ताद को काफी इनाम दिया। बुंदेलखंड को उन्होंने जी खोल कर सराहा। फिर मुगल खां ने तल्लीन होकर गाया। लगभग सारी जनता मुग्ध हो गई। राजा विजय बहादुर इस अवसर पर पुरस्कार बांटने के लिए अपने साथ काफी रुपया लाते थे। सनक तो सवार थी ही, अपने बख्शी से बोले, मुगल खां के साफे में जितने रुपए आवे दे दो। तबले वाले के तबले में चाहे फोड़कर चाहे वैसे ही भर दो। सारंगी वालों की सारंगी में रुपए ठूंस दो। दुर्गा जितना बोझ बांध ले उतना बांध लेने दो। इस आज्ञा के सुनते ही अनेक वाद्य वाले खड़े हो गए। इनमें से एक शहनाई वाला भी था। उसकी शहनाई में बहुत थोड़े रुपए जा सकते थे, इसीलिए गुस्से में आकर उसने शहनाई तोड़ डाली। बोला, सरकार, ऐसा बाजा किस काम का जो रुपए का मेल न खा सके। राजा विजय बहादुर ने उसकी शहनाई को सोने से भरने का आदेश दिया। उस युग की प्रथा के अनुसार उस दिन सबको कुछ न कुछ दिया गया। रात को नाटक हुआ, बहुत अच्छा। विजय बहादुर ने नाटकशाला से संबंध रखने वाले सब लोगों को काफी इनाम दिया। विवाह की समाप्ति पर दरबार हुआ। नजर न्यौछावरें हुई, पुरस्कार बंटे। बड़े बड़े सरदारों की नजर न्यौछावरों के उपरांत छोटे जागीरदारों की बारी आई। एक मऊ का जागीरदार अपने को आनंद राय कहते हुए आगे बढ़ा। राजा थकावट के मारे खींच उठे थे। आनंद राय ने अपने कुटुंब और अपनी सेवा का बखान करते हुए रामचंद्र राव वाली घटना का वर्णन भी शुरू कर दिया। राजा खिसिया उठे, बोले, मैं भी स्मरण किए हूं। तुम्हारी दास्तान पर यहाँ कोई काव्य या रायसा नहीं लिखा जाने वाला है। नजर करने के बाद अपनी जगह जा बैठो। तुमको जो मिलना होगा मिल जावेगा। आनंद राय नजर न्यौछावर करके एक कोने में सिमट गया। अवस्था अधेड़ हो गई थी, परंतु शरीर अब भी बलिष्ठ था।
अपने को अपमानित हुआ समझकर बार बार उसास ले रहा था और छाती फुला रहा था। वह एक निश्चय पर पहुंचा। जैसे ही राजा के सामने जरा भीड़ भाड़ देखी, वहां से खिसक गया। राजा के कर्मचारी नजर न्यौछावरों का ब्यौरा भेंट करने वालों के नाम पते सहित लिखते जा रहे थे। भेंट करने वाले को पलटे में पुरस्कार भी बांटने थे, इसीलिए और हिसाब रखने के लिए भी। जब पुरस्कार बांटते बांटते आनंद राय की बारी आई, तब वह गैर हाजिर था। दरबार के निकट ही रनवास के लिए झरपे लगी थी। रानी भी वहां बैठी थी। कहाँ चला गया आनंद राय? राजा ने पूछा। थोड़ी सी तलाश करने के बाद वह नहीं मिला। फिर और लोगों की हाजिरी होती रही। इस रस्म की समाप्ति पर वहां के सब लोगों ने जय जयकार किया। महाराजा गंगाधर राव की जय, महारानी लक्ष्मीबाई की जय। विवाह के उपरांत ससुराल में आने पर मनु का नाम उसी दिन महाराष्ट्र और बुंदेलखंड की प्रथा के अनुसार लक्ष्मीबाई रखा गया। दरबार की समाप्ति के कुछ समय उपरांत रानी लक्ष्मीबाई अब मनु नहीं कहा जावेगा, किले के महल में अपने कक्ष में सुंदर, मुंदर और काशी के साथ थी। उनको अपनी सब सहचारियों में ये तीनों सबसे अधिक प्यारी लग उठी थी। रानी ने कहा, आज एक बात अच्छी नहीं हुई। आनंद राय नाम के उस जागीरदार की अवहेलना की गई। मुंदर बोली, सरकार को कैसे नाम याद रह गया? और इतने हल्ले गुल्ले और भीड़ भाड़ की ध्वनियों में यह घटना कैसे स्मरण रही? मैंने देख लिया है कि बुंदेलखंड पानीदार देश है। इस पानी को बनाए रखने की हमको जरूरत है। उस आदमी का पानी उतारा गया, यह बुरा हुआ। काशी बोली, छोटे छोटे से आदमियों का महाराज कहाँ तक लिहाज करें? तक भी तो बहुत गए आज। सुना है नाटकशाला भी नहीं जाएंगे। जिन्हें तुम छोटा आदमी कहती हो, आधार तो हमारे वे ही हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।